हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए, और स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं ये भी बताना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा माया के कहने पर अपने बारे में कुछ लिखती है और वो लिख कर लेकर जाती है माया के पास। माया उसे पढ़ती है बेहद सलीके से, तरीके से, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और वहाँ उन दोनों के बीच कुछ गहरी बातचीत होती है। इन गहरी बातचीत के दौरान डायरी निकालते हुए आयशा ने कुछ सवाल भी पूछे थे, लेकिन उसके उत्तर को अब तक जैसे अपनी डायरी में शामिल नहीं किया था, जैसे उसके लिए यह इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू तो नहीं रह गया था। रात काफ़ी होने के बाद वो माया के घर से निकलती है और अपने रूम पर पहुंचती है। अम्मा ने पहले से ही खाना बना कर रखा था। वो खाना खाती है और इस दौरान उसकी आंटी उससे पूछती है, वो तो किसी स्टोरी की बात कर रही थी ना? तो बात हुई माया सहगल से? हाँ आंटी, डेली वहीं जाती हूँ, बातें भी होती है, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछने का मन नहीं करता। उनकी बातें इतनी गहरी है ना कि आप घंटों सुन सकते हो, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। अच्छा, और बिना कुछ पूछे तेरा ऑफिस का काम हो जाएगा? नहीं ना आंटी, यही तो दिक्कत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सवाल पूछना कहाँ से चाहिए। आखिर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? आयशा खाना खा रही होती, तभी आंटी मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी एक किताब है परछाई जब रोने लगी। उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब शुरुआत का रास्ता नहीं दिखे तो अचानक से कोई यूं ही मस्तिष्क में चलता हुआ सवाल उकेर कर दाग देना चाहिए और सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को महसूस करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके सवाल खुद ब खुद कई नए सवाल खोल दें, या फिर कुछ ऐसे राज जिसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश ही ना हो और पूरी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाए। आयशा अपनी आंटी को देखती है। क्या बात है, आपने भी जर्नलिज्म का कोर्स किया था? अरे नहीं बेटा, हम लोगों को जर्नलिज्म के कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिंदगी के तजुर्बे जर्नलिज्म के अच्छे अच्छे दाव पे सिखा देते हैं। आयशा मुस्कुराती है। खाना खत्म हो चुका था। खाने की तारीफ करने के बाद वो आंटी को गले लगा कर कहती, अब आप भी जाकर सो जाइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आंटी उसकी तरफ देखती है। जा तो रही है अपने कमरे में, पर पूरी रात माया के ख्यालों में मत बिताना। मैं देख रही हूँ आज 4 से 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन तो ढंग से सोई नहीं है। इस तरह जागेगी, रात रात भर परेशान रहेगी या उसके शब्दों में उलझी रहेगी तो जिंदगी तेरी दूसरी दिशा में चल जाएगी। और सोना जीवन की सबसे सार्थक चीज है, इसे नहीं गंवाते। अब ऐसा तो नहीं है कि वो औरत तेरी सुकून को छीन रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मेरा सुकून बन रही। अच्छा, मतलब कुछ नहीं अम्मा, दिमाग लगाना बंद करो, छो मैं आराम से सो जाऊंगी, ठीक है? इसके साथ ही वो अपनी अम्मा को उनके कमरे में भेजती है और खुद अपने कमरे में आ जाती है। आज डायरी खोल कर बैठी थी वो और फिर कुछ लिखने के लिए कलम उठाती है और माया के उस एकाकीपन जीवन को जैसे उकेरना चाहती है। उस घर में कोई नहीं था सिवाय एक अलमारी के, जिसके भीतर किताबें थी। किताबों ने जैसे अपनी सांसें रोक रखी थी। एक कप चाय का दाग अब भी मेज पर था, जैसे किसी ने अधूरी बात कहकर चुप्पी ओढ़ ली हो। दीवार पर लटके चित्र मुस्कुराना भूल चुके हैं और खिड़की से आती धूप उसके होने का सबूत मांगती है। कमरे में एक कुर्सी है, बस एक, जैसे वो जानती है कि यहाँ और तो कोई आएगा नहीं और इस कारण से खुद को कोई दिलासा भी नहीं देना चाहती। माया, तुम्हारा नाम जैसे हर चीज में गूंजता हो, पर तुम खुद कहीं नहीं हो। मैं आयशा।
पहली बार किसी की गैर मौजूदगी में इतना भर गई कि मैं उसकी हर चीज़ में उसे महसूस कर आई, उसे निहार आई, उसे समझ आई। और इसके साथ ही कुछ देर तक वो अपने लिखे शब्दों को देखती रही। क्या वो माया को समझ रही थी या उसको अंदर कुछ था जो माया को समझने की जिद कर रहा था। हालांकि इग्नोर करने की कोशिश आयशा ने बखूबी की थी। उसे पता था कि किरदारों से मोहब्बत नहीं की जाती, वरना काम पर इसका असर बखूबी नजर आता है। दूसरे दिन भी शाम में उसे माया के घर पहुंचना था, लेकिन इससे पहले काम निपटाना ज़रूरी था। वो ऑफिस जाती है, 2 आर्टिकल पूरा करती है, साथ ही मंत्री जी के इंटरव्यू वाले शेड्यूल को भी तय करती है। इन सब के बीच तेजी से अपने काम को करते उसे दोस्तों के पास जाने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। और इन गुम ख्यालों के बीच अचानक ही पल दो पल में उसके आंखों के सामने उभर आती थी माया की कोई बात। माया के वो हाथ जिसके ठंडेपन की इसने तारीफ की थी। शाम बीत रहा था और शाम बीतने के साथ ही उसके अंदर की उत्सुकता भी जाग रही थी। तेज कदमों से वो ऑफिस से निकलती है और फिर से ऑटो पर सवार होकर चल पड़ती है माया से मिलने। इस बार माया ने बगीचे में उन लोगों की महफिल सजाई थी। बगीचे की शाम कुछ अलग थी। नीम की पत्तियां हौले हौले हिल रही थी, मानो हवा खुद धीमे से चल रही हो। पर्दा हटा नहीं था, लेकिन किसी अनकहे इशारे पर जैसे कोई मौन टूटेगा या फिर आज भी चुप्पी साधे रहेगा। धीरे से उसके पीछे से कदमों की आहट आई। आयशा 2 पल को ठिठक गई थी और फिर पीछे मुड़ती है। सामने एक महिला खड़ी थी, आंखें जैसे किसी पुराने दुख की नदी थी, स्थिर मगर गहरी। आयशा पल भर को कुछ नहीं कह सकी। भीतर कुछ कांप गया, बस सब कुछ ठहर गया था जैसे। ना कोई संगीत था, ना कोई बड़ा प्रवेश। ढीली सफ़ेद सिल्क की शर्ट, गहरी नीली जीन्स और पैर में नंगे पांव। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे, जैसे हाल ही में नहा कर निकली हो। भूरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, कुछ तौल रही थी। भाव शून्य चेहरा उसके अंदर के इमोशन को जाहिर नहीं होने देता, लेकिन भीतर जैसे कोई सवाल पल रहा था। वो एक ऐसा चेहरा था जिसे देखने से पहले ही आयशा ने कई बार महसूस किया, किताबों में, आवाज़ों के बीच और ख्यालों की परछाइयों में भी। माया की आंखें जैसे किसी पुराने दुख की नदी थी। आयशा पल भर को कुछ कह न सकी, भीतर कुछ कांपा। उसे नहीं पता था ये आकर्षण था या सुकून, या किसी पुरानी पहचान की सुकून में उलझी कहानी। पर इतना तो तय था, माया को सामने देखकर उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वो खुद को देख रही हो या खुद को देखना चाहती हो, केवल इन आँखों से। माया उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर धीरे से उसके बगल में बैठने की कोशिश करती है। कुछ कह नहीं रही थी वो, सामने आई और खड़ी हो गई। फिर उसने आयशा को बैठने का इशारा किया। आयशा उसके बगल में बैठी थी और माया के बगल में बैठना जैसे एक चिकित्सा के अनुभव थे। आयशा के भीतर की सारी हलचलें धीमे धीमे शांत होती जा रही थी। वो हर मुलाकात के बीच कुछ और खाली और कुछ और हल्की होकर लौटती थी। आपको यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई? माया सहगल की आवाज़ में आज एक अजीब ठहराव था, जैसे इन 4 दिनों से जिस माया सहगल से वो मिल रही थी, वो बातें करती थी, लेकिन आज की माया सहगल ये जैसे पूरी तरह से फॉर्मल थी, जैसे इंटरव्यू देना इसका एकमात्र मकसद रह गया था। नहीं, मगर मुझे लगा कि शायद मैं गलत दरवाजे पर आ गई हूँ। आपका घर थोड़ा
छिपा हुआ है। तभी माया उसकी नज़रों में देखती है और धीरे से जवाब देती है, भीड़ पसंद नहीं मुझे, आप आई अच्छा लगा। कमरा जैसे किसी लेखक का आंतरिक संसार था। दीवार पर किताबें की रैक जो छत तक जाती थी, हर कोने में साहित्य, स्मृतियाँ और मौन, बीच में एक लकड़ी की टेबल, उस पर खुला लैपटॉप, आधी भरी कॉफ़ी मग और नीली जिल्द की नोटबुक। माया ने कहा, बैठिए, और खुद सोफे पर बैठ गई। आयशा ने नोटबुक खोली, पेन घुमाया और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है, लेकिन जैसे उसकी आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं कर पाई थी। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने ये इंटरव्यू एक्सेप्ट किया। माया नज़रें चुरा दी। ज़रूरी नहीं था, पर पब्लिशर की ज़िद थी, इसलिए करना पड़ा। तो आप ज़िद में काम करती हैं, तब जब मेरा मन भी इसके लिए हामी भरता है। तो इतने साल तक इंटरव्यू नहीं देने के बाद अब आखिरकार इंटरव्यू देने की तैयारी कैसे? ज़रूरी नहीं कि जो इतने सालों में ना हुआ उसे आगे भी ना किया जाए। और दूसरी बात, इतने सालों में सब ने मुझे कहानियों में पढ़ा, हो सकता है कुछ वो कहानी से बाहर भी ढूंढ ले मुझ में। आप अक्सर इंटरव्यू से बचती हैं क्योंकि मेरा काम ही मेरे लिए काफ़ी है, माया ने सहजता से कहा। पर कभी कभी लोग लेखक को जानना चाहते हैं। आयशा की आवाज़ में आज कॉन्फिडेंस था। माया के चेहरे पर हल्की बारीक सी मुस्कान उभरी थी। कभी कभी लेखक की परछाई से काफ़ी होती है, असली चेहरा अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कह देता है। आयशा ने नज़रों से उसे टटोला। रहस्य की एक परत नहीं थी, कोई भी नहीं, जैसे कोई खंडर हो जो हर कोने पर नया रास्ता खोल दे। आप कहानियों में प्रेम अक्सर अधूरा रखती हैं, क्या ये आपकी यात्रा का अक्स है? माया की उंगलियां मग के किनारे पर ठहर गई थी। पल भर की चुप्पी थी, फिर कहती है, हर कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई घुली होती है, लेकिन हर सच्चाई को पूरा कहाँ कहा जा सकता? हो सकता है कि वो कहानी ही पूरी ना हो। और ये बातें आयशा ने सुनी और अपने नोटबुक में लिख ली। चुप के साये में उसकी नायिका अपने प्यार को खो देती है। आयशा ने पूछा, क्या वो चरित्र आपसे प्रेरित था? माया ने एक गहरा लंबा सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा। कभी कभी किरदार हमसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं। क्या वो प्यार अधूरा रह गया था? माया कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्के से हंसती है। तुम सच में पीछे हटने वाली नहीं हो। जब तक मुझे जवाब नहीं मिले, नहीं, प्यार कभी अधूरा नहीं होता। माया ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा, वो बस वहीं रुक जाता है जहाँ कहानी का समय खत्म हो जाता है। और अगर वो कहानी दोबारा हो सके। आयशा की आवाज़ बेहद नर्म थी, लेकिन उसके भीतर एक सच की तलाश थी। माया की आंखें एक पल के लिए कहीं और चली गई। शायद तब भी कुछ न कुछ अधूरा ही रह जाता, और इसके साथ ही वो नज़रें झुका लेती हैं। आपने कभी अपनी कहानी में किसी क्वीर किरदार को केंद्र में क्यों नहीं रखा? इस बात पर माया उस चुप रही काफ़ी देर तक, फिर अचानक से कहती है, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिसकियों और मौन में रहते हैं, और कुछ कहानी दिल में लिखी जाती है, कागज़ जैसे उन्हें बोझ समझता है। क्या वो कहानी आपके दिल में है? माया की नज़रें सीधे आयशा पर टिकी। शायद, और शायद इसलिए अब तक किसी को बताया नहीं गया, लिखी नहीं गई। बातचीत खींचती रही। खामोशी अब डरावनी नहीं थी, अब वो अपनापन जैसी लग रही थी। अचानक माया ने पूछा, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुम कभी ठहरती नहीं हो ना? आयशा थोड़ी देर से देखती रही और फिर जवाब देती है, मैं ठहरती हूँ, बस उसके सामने जो मुझे भीतर से हिला दे। माया कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर जो झलक थी वो पहली बार थी जब कोई जवाब बिना बोले वो चुप हो गई थी। रात धीरे धीरे धीमी हो रही थी। कमरे की रोशनी सुनहरी पड़ रही थी।
शायद मुझे अब चलना चाहिए, आयशा ने घड़ी देखते हुए कहा। माया ने नजरें हटाई, बिना हल्के सिर से देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन जब आयशा दरवाजे की तरफ बढ़ी, माया की आवाज़ आते ही, कल फिर आओगी? आयशा ठहरी, पलटी और कुछ देखने और समझने की मानो कोशिश की थी उसने। क्या आप चाहती हैं कि मैं आऊँ? माया कुछ पल की लड़ाई लड़ती रही और फिर कहती है, शायद। और आयशा बस उसे देखती रही, समझती रही कि शायद ये जवाब ही तो होप होते हैं ना आयशा। और इसके साथ ही वो मुस्कुरा कर उस कमरे से निकल जाती है। रात अंधेरी हो चुकी थी। वही रात जब पहली बार माया से मिल आयशा घर लौटती है। माया सहगल को जानना जैसे खुद को दूसरी भाषा में पढ़ना, जिस भाषा का व्याकरण मैं नहीं जानती लेकिन अर्थ मुझे भीतर तक हिला देता है। वो अपनी डायरी में लिखती है, माया को पहली बार देखना ऐसा नहीं था जैसे किसी लेखक से मिलना होता है। वो किसी किताब की तरह सामने नहीं आई। वो एक खत की तरह थी, पुरानी स्याही से लिखी, आधी जली हुई, आधी गीली। वो एक चुप थी जो बरसती नहीं, लेकिन चुप थी मुकम्मल है। जब उसने दरवाज़ा खोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और समय में दाखिल हो चुकी हूँ। वहाँ घड़ी की सुइयाँ नहीं चलती, लेकिन नज़रों की दिशा बहुत कुछ तय कर देती है। उसकी आंखें अभी भी माया पर अटकी हुई थी, माया को सोच रही थी। न वो स्वागत कर रही थी और न ही विरोध, वो बस मुझे पढ़ रही थी। ऐसा ही लगा मुझे, जैसे मैं कोई खुली किताब हूँ और वो अपने हाथ से शब्दों को तौल रही हो। लेकिन सच ये है कि उन शब्दों में तौली जाती मैं उलझ कर सामने आ गई हूँ। और इसके साथ ही मामला घबराते जाता है। उसके जवाब में कुछ था, कुछ जो स्वीकार करने योग्य भी नहीं था और इनकार करने योग्य भी नहीं था। उनकी आंखें न वो स्वागत कर रही थी न विरोध। और इसके साथ ही माया सहगल को सोचती आयशा ने सोचा कि हमारे बीच की बातें नॉर्मल नहीं है। ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक चुप संवाद है। माया के जवाब जैसे किसी पुरानी गुफा में गूंजते शब्द, हर उत्तर एक दर्पण की तरह था। मैंने उससे पूछे गए हर सवाल के पीछे अपना ही चेहरा महसूस किया हो, जैसे उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे लगा कि उसने सब जान लिया। जैसे वो इन हिस्सों को भी छू गई जिनके बारे में मैंने खुद से कभी बातें भी नहीं की थी। क्या इतना आसान होता है लेखकों के लिए इस तरह से दूसरों को समझ लेना, उनके अंदर के भाव को समझ जाना? क्या इतना आसान होता है अपने इमोशन से इस तरह लड़ना? मैं वहाँ थक नहीं रही हूँ, मैं वहाँ थक ही नहीं सकती। जैसे वही मेरी आत्मा हो, वही जगह, जैसे मुझे मेरे नए मुकाम तक लेकर जाने वाली हूँ और मैं उस मुकाम पर चलने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो तुम्हारे प्रश्नों में प्रेम देखता हो और जवाब नहीं देता, बल्कि तुम्हारे उन्हीं सवालों में जीना सिखा देता है। मगर शायद माया वही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिर आऊँगी, और उन लम्हों में जब मैं पलटी, मुझे लगा मैं पहली बार उसके भीतर दाखिल हुई हूँ। उसके शायद में कुछ ऐसा था जो किसी दरवाजे की कुंडी खोलता है। ना वो पूरी तरह से खुला रहता है और ना पूरी तरह से बंद रहता है, लेकिन उनके बीच इतनी जगह पर्याप्त होती है ताकि कोई और भी एंट्री ले सके। मैं पहली बार किसी से मिलकर लौटी हूँ और लगा है कि मैं कहीं से लौट नहीं रही, बल्कि किसी अनदेखे रास्ते पर चल पड़ी हूँ। कहाँ पता नहीं, पर वहाँ जहाँ जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ मौजूदगी ही संवाद होती है। माया सहगल, तुम क्या जानती हो इस चुप की ताकत? मैंने आज माया के लिए कुछ शब्द लिखे, ना कोई कविता, ना कोई पत्रकारिता, बस एक कोशिश।
उसे महसूस की बिना उसे परिभाषित किए। वो धूप नहीं है लेकिन उसकी आहट है, वो आग नहीं है लेकिन उसकी राख में कुछ नर्म और गर्म है, वो सवाल नहीं है लेकिन जवाब के से ज़्यादा सस्ती है, ज़्यादा सच्ची है। मैं नहीं जानती कल क्या होगा, क्या मैं उनसे दोबारा मिलूंगी, क्या उनके शब्द मुझे फिर से भटका देंगे, या मैं उनके मौन में ही अपनी ही आवाज़ को पहचान लूँगी। लेकिन एक बात तो तय है, माया सहगल अब सिर्फ एक लेखिका नहीं है, वो एक पहेली है जिसे सुलझाने शायद मैं खुद को खो देने को भी तैयार हूँ। दूसरी ओर बेचैन आयशा जहाँ कई तरह के राग समेट रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया जैसे इन एहसासों से खुद को कोसे दूर रखे हुई थी, जैसे ये इंटरव्यू उसकी ज़रूरत नहीं था, कभी रहा भी नहीं था। आखिरकार उस इंटरव्यू का वो करती ही क्या। लेकिन रात में दूसरे दिन आयशा के जाने के बाद कमरे में अकेली बैठी माया अपनी पुरानी काली नोटबुक पर धीरे से लिखती है। ये नहीं चाहती क्यों लिख रही है, किसके लिए, लेकिन ये पंक्ति जैसे खुद उतरती है पन्नों पर। वो लड़की जो सवाल पूछती है जैसे वो जवाब से ज़्यादा जानती हो, और देखती है जैसे हर खामोशी में कोई प्रेम छिपा हो। माया रुकती है, फ़ोन बंद करती है, मुस्कुराती है एकदम धीरे से। कभी कभी किसी की आंखों में अपना छुपा हुआ दिल दिखता है और हम फिर से डरने लगते हैं, पास आने में, दूर जाने में, खो देने में, यह सब कुछ पाकर भी हाथ खाली रहने में। मैं उसे जानती हूँ या नहीं ये मैं खुद तय नहीं कर पा रही। ऐसे में मैं और किसी को इस बारे में क्या ही बता पाऊंगी। माया को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कविता अभी अभी शुरू हुई हो और मैं उसकी आखिरी पंक्ति को पकड़ने वाली हूँ। वो चलती नहीं, बहती है, उसकी मौजूदगी किससे हल देती है, महसूस होती है, लेकिन हाथी में नहीं आती। भाषा में मिलना खुद से टकराना हो सकता है। और इसके साथ ही कुमार जैसे अपनी बात में उलझे हुए थे। आयशा एक तरफ जहाँ व्याकुलता की मूर्त बनी थी, वहीं दूसरी तरफ माया शांति की प्रतीक थी, और ये प्रतीकात्मक चेहरा जैसे उससे फिर से कह रहा था, बरसों की पुरानी कहानी के लिए आज तबाह नहीं किए जाते। एक बार अपने सही रूप में, एक बार उससे बात करो, शायद तुम्हें तुम्हारा वो अक्स दिख जाए जिससे तुम अब भाग चुकी हो, लंबी दूरी तय कर चुकी हो। इधर आयशा के हाथ में चाय का कप था। वो उठाती है और बेचैनी को थामने की कोशिश करती है। सवालों में खोई हुई उसकी होठों की खामोशी में उसने मुझसे कहा था, कल ये लिख कर लगा जो तुम कुछ लिखना चाहती हो। क्या कहूँ माया, मैं करना तो चाहती हूँ पर समझ नहीं आता कि ये तुम और मैं के बीच का जो खिंचाव है वो सवालों पर कोई शुरुआत कर सकता है या उसे और भी बर्बाद कर सकता है। क्या माया जानती है कि उसकी नज़रें मेरी नज़रों पर आकर बैठ जाती हैं? क्या वो जानती है कि मैं उसका शायद उसकी आशा को ढूंढने में लगी हूँ? उसे मुझसे कहा था कि तुम लिखना और लिख कर छोड़ देना, लेकिन इंतज़ार लंबा हो चुका है और मैं जैसे उसे देखने को व्याकुल हूँ। इसके साथ ही वो फिर से खुद से बातें करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लेखक मुझे इस तरह उलझा सकता है। या शायद वो लेखक नहीं है, पर वो पंक्ति है अब तक मेरी ज़िंदगी के पन्नों को खाली करती हुई। कुछ इस तरह, खामोशी से, दर्द और सुकून के साथ।
समय बीत रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।